तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक की क्लास में हम सबसे पहला तो देख चुके हैं। नंबर 1 जो हमारा टॉपिक था वो था व्हाट डू वी मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन, है ना। सबसे पहले दिन हमने ये देखा कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, ये समझा था सबसे पहले तो, ठीक है। फिर इसके बाद जो सेकंड नंबर पर हमने देखा वो क्या था, वो था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो प्रोसेस हमारे सामने हो रही है वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। तो दूसरा जो टॉपिक हमने देखा था वो था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, है ना। ओके, अब हमें केमिकल रिएक्शन को पहचानना तो आ गया है और हम ये भी जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब इसके आगे थर्ड नंबर पर जो हमारे पास आता है टॉपिक वो है केमिकल इक्वेशन। क्या प्यारे बच्चों, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो मैं आपके सामने कोई आपको केमिकल रिएक्शन बोल रहा हूँ, वो रिएक्शन कुछ इस तरह से है कि जिंक रिएक्ट विद, एग्जाम्पल के लिए पूरी एक रिएक्शन बोल रहा हूँ, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ सामने, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म, जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है टू फॉर्म जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। ये मैंने लिखा। अब आपने देखा मुझे इसको लिखने में कितना टाइम लगा। यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया और मैं लिखते 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 यहाँ पर पहुँचा तो मुझे बहुत टाइम लग गया, है ना। अब ये टाइम ना लगे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक ऐसा मेथड ढूंढना पड़ेगा कि इतना सब कुछ लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, इसको बोलने में बहुत टाइम लगता है। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम चाहते हैं कि टाइम ना लगे, तो टाइम अगर ना लगे तो इसके लिए हमने इसको थोड़ा सा छोटा करना शुरू किया। और जब हमने इसको छोटा करना शुरू किया तो सबसे पहला मेथड जो हमने बनाया उसको हम कहते हैं वर्ड की फॉर्म में लिखना। किसी फॉर्म में लिखना, वर्ड की फॉर्म में लिखना, और उसे हम क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, वर्ड इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि जो इसकी जो लैंग्वेज है उसमें से वर्ड को निकाल लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे जिंक, तो जिंक निकाल लिया हमने, जिंक, ठीक है। क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है विद, तो रिएक्ट विद तो लिखने की जरूरत नहीं है, केवल जिंक वर्ड को निकाल लिया, प्लस लगाया, किससे रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो यहाँ पर लिख लिया सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। टू फॉर्म, फॉर्म कर रहा है, तो फॉर्म करने के लिए हमने एक एरो का साइन बना दिया कि ये इससे रिएक्ट करके फॉर्म करेगा क्या, जिंक सल्फेट, तो हमने यहाँ पर लिख लिया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, ऐसे। ओके, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी। तो हमने देखा कि वर्ड की फॉर्म में लिख लिया हमने इसको। अब इसको लिखना और इसको लिखना थोड़ा इसके कंपैरिजन में इसको आसानी से थोड़ा कम टाइम में लिखा जा सकता है, क्योंकि कई वर्ड हैं जो हमें लिखने ही नहीं पड़े, जैसे रिएक्ट विद, ये तो लिखना ही नहीं पड़ा। हमने जिंक उठा लिया, इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड उठा लिया, अच्छा, टू फॉर्म की जगह एरो बना लिया और जिंक सल्फेट लिख दिया, एंड प्रोड्यूस नहीं लिखना पड़ा, एंड प्रोड्यूस ये नहीं लिखना पड़ा, सीधा हाइड्रोजन गैस लिख दिया। तो लेकिन एक बात है कि इससे इसको बनाया तो, लेकिन ये भी टाइम कंज्यूमिंग था, ये भी कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें भी टाइम लग रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि टाइम ना लगे, फटाफट से चीज़ें हो जाए, है ना। तो इसलिए ये जो वर्ड इक्वेशन है ये उतना अच्छा मेथड नहीं है लिखने का किसी भी केमिकल इक्वेशन को। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, और जब हम और छोटा करेंगे तो उनको सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे। किसकी फॉर्म में लिखेंगे प्यारे बच्चों, सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, है ना, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना।
तो यहाँ पर सिंबल की फॉर्म में सिंबल लिए जाएंगे और एंड सिंबल एंड फॉर्मूले, है ना, या तो सिंबल लिखेंगे उनके या जो भी उनका फॉर्मूला होगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। और उस केस में हम उसको क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन ना कहकर क्या नाम रखेंगे उसका, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक होता है वर्ड इक्वेशन और दूसरा केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो तरीका होता है। तो जैसे अब हमें लिखना है जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक, ये सिंबल ले लिया जिंक का, रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये लिख लिया H2SO4, है ना। तो देखो इतनी लाइन, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, इतनी लाइन के लिए मैंने इतनी सी बात लिखी, बस केवल फटाफट से लिख दी। अच्छा, फॉर्म के लिए चलो अभी भी फिर से छोटा कर दिया, फॉर्म ना लिखकर एरो बना दिया, है ना। जिंक सल्फेट, तो यहाँ पर देखो कितनी जल्दी लिख जाएगा जिंक सल्फेट, ये लिख गया जिंक सल्फेट, है ना। एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस लिखने में ज़्यादा टाइम लगता, सिंबल लिख दिया तो फटाफट से हो गया। तो ये अब हमने क्या किया कि ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट क्या है, तो आंसर है ये एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। ओके, अब इस केमिकल रिएक्शन को ऐसा लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए हमने सोचा कि थोड़े छोटे मेथड बना लेते हैं इनको लिखने के। तो पहला जो मेथड होता है वो है वर्ड इक्वेशन, वर्ड की फॉर्म में लिखना। लेकिन ये भी कोई उतना कन्वीनियंट मेथड नहीं है, उतना ईजी नहीं है, उसमें भी टाइम तो लगता ही है। तो हमने और छोटा करने के लिए क्या बनाया, दूसरा मेथड बनाया जिसका नाम क्या होगा, केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन की केस में जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल की फॉर्म में या उनका जो फॉर्मूला होता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, या जिंक है तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। तो सिंबल या फॉर्मूले यूज करके जब लिखा जाएगा तो उसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहने लगेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात समझ आती है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में या फॉर्मूले की फॉर्म में, एलिमेंट के सिंबल या एलिमेंट के फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात तो समझ आती है। अब केमिकल इक्वेशन जो होती हैं प्यारे बच्चों, वो दो टाइप की होती हैं। वो क्या क्या टाइप हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। अब जब भी मैं सिंबल्स को और फॉर्मूलों को यूज करूंगा तो आप समझ जाना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा C+O2, है ना। जब कार्बन को बर्न किया जाता है एयर में तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब इतना स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ कि जब कार्बन बर्न किया जाता है एयर में तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो ये सारी बात मैंने फटाफट से लिख दी। देखो ये छोटी सी टर्म में, है ना, तो मुझे कम टाइम लगा। तो ये मैंने आपके सामने क्या लिख दिया है, ये मैंने आपके सामने लिख दी एक केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती हैं। एक होती हैं बैलेंस और एक होती हैं अनबैलेंस। ठीक है ना। तो बैलेंस और अनबैलेंस जो केमिकल इक्वेशन होती हैं, उनमें से ये वाली इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो आंसर है कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों साइड जो भी नंबर ऑफ एटम है वो दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं है। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो इधर यहाँ पर कार्बन लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, है ना, इस साइड की बात करें, तो यहाँ पर कार्बन कितने लिखे हुए हैं, 1, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, तो आंसर है 2। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2। अच्छा, अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में कार्बन कितने लिखे हुए हैं, 1। अच्छा, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2। तो आप देखो यहाँ पर जितने कार्बन है उतने ही कार्बन यहाँ भी हैं, जितने ऑक्सीजन के एटम इस साइड में उतने ऑक्सीजन के एटम इस साइड में भी है। तो ऐसी जो रिएक्शन, ऐसी जो केमिकल इक्वेशन होती है, ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये कैसी है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बात आ गई सबको समझ में। फिर से ये हमारे सामने बोर्ड पर क्या लिखी हुई है, एक केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम है डिफरेंट एलिमेंट के, वो बोथ साइड कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। कैसे, देखो क्या क्या यूज हुआ है एलिमेंट। पहले तो ये देखो, एलिमेंट की बात करो तो एलिमेंट एक तो कार्बन यूज हुआ है, ठीक है,
और क्या यूज हुआ है, ऑक्सीजन यूज हुआ है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब कार्बन के इस वाली साइड में, यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड में कार्बन कितने यूज हुए हैं, 1। ऑक्सीजन के कितने एटम यूज हुए हैं, यहाँ पर कितने एटम लिखे हुए हैं ऑक्सीजन के, 2, तो यहाँ पर 2 लिख लिया, ठीक है। अब इधर वाली साइड में चेक करो, यहाँ पर प्रोडक्ट के केस में कार्बन के कितने एटम हैं, तो आंसर एक ही कार्बन लिखा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने लिखे हुए हैं, 2। अब हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन, राइट हैंड साइड में इक्वल है। नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल है। इसका मतलब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम कैसे हैं, सेम। अगर नंबर ऑफ एटम सेम है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, ये जो केमिकल इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, दूसरे टाइप की इक्वेशन कैसी होती है वो भी दिखा देता हूं आपको। देखिए सुनिए ध्यान से, जैसे मैंने आपको लिखा हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है। क्या बनाता है प्यारे बच्चों, वाटर बनाता है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, क्या बैलेंस रिएक्शन है या नहीं है, तो आंसर हम चेक कर लेते हैं। देखो कैसे चेक करोगे, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो कि आप कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं। एलिमेंट एक तो हाइड्रोजन यूज हुआ है, और कौन सा यूज हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो यूज हुए दोनों साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम यूज हुए हैं, यहाँ पर कितने एटम लिखे हुए हैं, ये तो आंसर है 2 लिखे हुए हैं, ठीक है, ओके, रिएक्टेंट में। और ऑक्सीजन के कितने एटम लिखे हुए हैं, 2, तो हाइड्रोजन के भी 2, ऑक्सीजन के भी 2। अच्छा, अब इधर बात करो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड कहो या प्रोडक्ट कह लो, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पर, तो आंसर है 2। ऑक्सीजन के कितने एटम है, तो आंसर है 1। ऑक्सीजन तो एक ही लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के एटम तो इक्वल हैं, बट ऑक्सीजन के जो एटम है वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जब नंबर ऑफ एटम बोथ साइड केमिकल इक्वेशन के इक्वल नहीं होते हैं तो इस तरह की जो केमिकल इक्वेशन लिखी होती है वो क्या कहलाती है, अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, अनबैलेंस या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो 2 तरह की इक्वेशन प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलती है, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? आंसर इज कि व्हेन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट is equal on the both side of chemical equation, then the equation is called balanced chemical equation। फिर से, जब नंबर ऑफ एटम किसी अलग अलग एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम इक्वेशन की बोथ साइड में इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं वो केमिकल इक्वेशन कैसी है, बैलेंस है। और जब नंबर ऑफ एटम अलग अलग एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम डिफरेंट होते हैं बोथ साइड में तो हम कहते हैं वो कैसी है, अनबैलेंस। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 1। तो इसका मतलब ये रिएक्शन, अभी ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको बैलेंस तो किया जा सकता है, ठीक है। इतनी बात भी समझ आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम आगे देखें तो देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो क्या हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए या करना जरूरी है? मत करो तो क्या हो जाएगा, है ना। किसी भी कोई भी आपके सामने इक्वेशन आई, उसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन अगर आपके सामने आती है तो अगर हम उसको बैलेंस ना करें तो क्या फर्क पड़ेगा? तो आंसर है फर्क पड़ेगा। देखो क्या फर्क पड़ेगा वो बता देता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे H2 + O2 गिव्स वाटर, है ना, H2O, ओके। अब अगर ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है? पहली बात तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड है, तो क्या इसे बैलेंस करना जरूरी है? तो आंसर है हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है वो बता देता हूँ। हमने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा है। कौन सा लॉ पढ़ा है? हमने जो लॉ पढ़ा है उसका नाम था, आपको याद होगा, सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। कौन सा लॉ पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था, याद है सबको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता था कि मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल होता है किसके? मास ऑफ प्रोडक्ट के। होता है या नहीं होता है? ये हमने पढ़ा है। क्या होता है? मास ऑफ रिएक्टेंट
मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल होना चाहिए या होता है किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के, है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये होना ही चाहिए, ये लॉ है हमारा। अब आप ये बताओ मुझे कि अगर आपके पास कोई सपोज करो वेट करने वाली मशीन है, वेट करने वाली मशीन है ना, और उस वेट करने वाली मशीन में इधर इक्वल वेट वाले 10 लोग खड़े हुए हैं और इधर भी इक्वल वेट वाले 10 लोग खड़े हुए हैं, तो ये जो मेजरमेंट इनका होगा वो कैसा होगा, इनका जो मास आएगा वो कैसा आएगा, इनका जो वेट आएगा दोनों साइड कैसा है, इक्वल। लेकिन अगर एक साइड 10 लोग खड़े हुए हैं और एक साइड 9 लोग खड़े हुए हैं, तब उनका जो वेट होगा वो ऑफकोर्स एक अलग अलग होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कराना हो तो जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में हो उतने ही नंबर ऑफ एटम किस में होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए, है ना। मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में हो उतने ही ऑलवेज किस में होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए। तभी ये हो सकता है कि दोनों साइड में क्या हो, मास इक्वल आ रहा हो, अदरवाइज मास इक्वल नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन का अगर हम मास निकालें तो हाइड्रोजन का मास पता है आपको 1 होता है। अब 2 एटम है तो इंटू 2 करा लो, तो कितना आया यहाँ पर 2 यूनिट। कितना आया प्यारे बच्चों, 2 यूनिट आया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो आंसर है इसका मास होगा हमारे पास 16, है ना, और इंटू 2 करा लो तो ये कितना आएगा 32 यूनिट, है ना, जो भी यूनिट रही हो, ग्राम, है ना, जो भी रहा हो। तो ये 2 यूनिट और 32 यूनिट, तो ये तो रिएक्टेंट के मास हो गए। अब इस साइड में मास निकालो तो हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 2 करा दो प्लस ऑक्सीजन का मास 16, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, तो 16 और 2 ये कितना आया 18 यूनिट, है ना, इतना आया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में इक्वल होने चाहिए, तो मास ऑफ रिएक्टेंट को ऐड कराओ तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 2 प्लस 32, है ना, और मास ऑफ प्रोडक्ट देखो कितना है, मास ऑफ प्रोडक्ट आया हमारे पास 18। अब 32 और 2 ऐड करा लो, ये कितना आया 34, और इधर कितना आया 18। क्या ये आपस में इक्वल हैं, तो आंसर है ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये किसको फॉलो नहीं कर रही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही, और किसी भी रिएक्शन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना मस्ट है। तो अगर मस्ट है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस कराना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, बैलेंस कराने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम बैलेंस कराने के लिए अब यहाँ पर बात आती है कि देखो सबसे पहली चीज तो ये कि बैलेंस क्यों करना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को, जैसे ये रिएक्शन लिखी है, इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे तो वो किसको फॉलो नहीं करेगी, तो क्या आंसर दोगे आप कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी तो हम उसका नाम केमिकल रिएक्शन रख ही नहीं सकते, है ना। तो केमिकल रिएक्शन तभी होगी जब वो इस लॉ को फॉलो करती होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाकर वो इसको फॉलो कर पाएगी। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो टारगेट आया, जो नया टास्क आया, वो ये कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। और अगर हम बैलेंस कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा हमें, तो अगर हम बैलेंस कर देंगे तो हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करने लगेगा, फॉलो करने लगेगा, जो कि एक मस्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट टास्क आने वाला है वो क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है। तो मैं इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करके दिखाता हूं। तो यहां पर लिख लेता हूं बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर मैं जो भी मेरे पास अनबैलेंस रिएक्शन थी उसको लिख लेता हूँ। तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ये मैंने यहाँ पर देखा था, और अनबैलेंस्ड होने की वजह से ये वाली जो रिएक्शन है ये इस लॉ को फॉलो नहीं कर पा रही है। अब मैं इसको बैलेंस करूंगा और फिर चेक करूंगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है ना।
तो चलो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले तो आपको वर्ड इक्वेशन अगर क्वेश्चन में दी हो तो वर्ड इक्वेशन लिख लो, और वर्ड इक्वेशन लिखने के बाद उसके सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लो। फिर इसके बाद के स्टेप बिल्कुल आसान है। देखो सबसे पहली चीज क्या करनी होती है वो सुन लो ध्यान से। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि इस इक्वेशन के अंदर किस किस एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर लिख लो हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट किया है तो ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम लिखे हैं मैंने, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम ने पार्टिसिपेट किया है इसके इक्वेशन में, और ऑक्सीजन ने किया है, ठीक है। अब रिएक्टेंट और यहां पर लिख लो प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखो रिएक्टेंट के केस में इस वाली साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो यहां पर लिख लो कितने हैं, 2, ठीक है। फिर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, तो यहां पर लिख लो कितने हैं, 2, ठीक है। रिएक्टेंट में दोनों के एटम लिख लिए कितने कितने हैं। अब इसके बाद प्रोडक्ट वाले लिख लो। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, तो आंसर है 2, तो हाइड्रोजन के सामने प्रोडक्ट में लिख लो 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1, तो ऑक्सीजन के सामने प्रोडक्ट के नीचे क्या लिख लो, 1 एटम है, ठीक है। अब हमने ये तो लिख लिया कि एटम कितने कितने हैं। फिर से पहले तो यहाँ पर लिखो जितने एलिमेंट हैं वो एलिमेंट लिख लो। एलिमेंट लिखने के बाद उनके कितने कितने एटम है। रिएक्टेंट में कितने हैं हाइड्रोजन के, 2, ऑक्सीजन के 2, ठीक है। प्रोडक्ट में कितने हैं हाइड्रोजन के, 2 और ऑक्सीजन का 1, ठीक है ना। ये तो लिख लिया। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो देखो बैलेंस कैसे करोगे, ये तो दोनों बैलेंस हैं पहले से, ठीक है। अब इन दोनों को बैलेंस करना है। तो इन दोनों को बैलेंस करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करा दोगे, 2 से। किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 2 से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया है, ये किसको कराया है, ऑक्सीजन को ही तो कराया है। तो 2 को मल्टीप्लाई अगर हमने ऑक्सीजन से कराया है तो यहाँ पर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के सामने 2 लिख दो ऐसे। ये ध्यान रखना ऑक्सीजन में 2 यहाँ नहीं लिखना है, ऑक्सीजन इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई कराया है किससे, 2 से, तब जाकर ऑक्सीजन के 2 एटम बने हैं, ठीक है ना। फिर से हमारे पास यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। अब हमें यहाँ पर 1 को 2 बनाना है बैलेंस करने के लिए। तो हमने यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना, उस ऑक्सीजन को क्या किया, मल्टीप्लाई कराया 2 से। उस ऑक्सीजन को कहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कराया, 2 से। तो आंसर है प्रोडक्ट वाले ऑक्सीजन को। कौन से वाले ऑक्सीजन को, रिएक्टेंट वाले को या प्रोडक्ट वाले को। तो आंसर हमने प्रोडक्ट वाले ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई कराया, 2 से। तो प्रोडक्ट वाला ऑक्सीजन कहाँ लिखा हुआ है, ये। तो इस ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब है 2 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लिया, ओके। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गई कि जब मैंने ऑक्सीजन के सामने यहाँ पर 2 लिखा तो ये 2 ऑल्सो किसके आगे लिख गया, तो ये हाइड्रोजन के आगे भी लिख गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में कराया जाएगा तो ऑल्सो 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंटू 2 लिखना पड़ेगा। किसमें, हाइड्रोजन के सामने। हाइड्रोजन में भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, ठीक है। अब ये तो बैलेंस हो गए, लेकिन अब ये अनबैलेंस हो गए। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको 4 बनाना पड़ेगा अब हमें। तो इसको 4 बनाने के लिए इनटू में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2। किसको मल्टीप्लाई करा रहे हो, ये हाइड्रोजन को। कहाँ पर, रिएक्टेंट पर। 2 से मल्टीप्लाई करा दो। तो रिएक्टेंट वाले हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर ये बन गया 4। तो देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ठीक है। अब सब कुछ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब अब ये जो रिएक्शन लिखी हुई है हमारे सामने, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ये अब कैसी रिएक्शन है, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, जिसमें नंबर ऑफ एटम बोथ साइड आपस में कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। ये बात आ गई आपको समझ में। अच्छा, अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। देखो 2 का मल्टीप्लाई होगा किससे, हाइड्रोजन का 1 मास होता है और इंटू 2 एटम है, तो ऐसे, ठीक है ना। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 इंटू 2, 2 एटम है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4, और 16 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, 32, ऐसा आ जाएगा। और 4 और 32 ऐड करा लो तो ये कितना आ जाएगा, 36, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना।
अच्छा अब इधर वाला सॉल्व करो, 2 ऐसे, ठीक है, 1 × 2 ऐसे, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का 16। अब 2 इसको सॉल्व कर लो, 16 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 18, और 18 × 2 कराओगे तो कितना आ जाएगा 36। तो जितना मास अब रिएक्टेंट का है उतना ही मास अब किसका आ रहा है, प्रोडक्ट का आ रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे कि जब हमने बैलेंसिंग करा दी तो बैलेंसिंग कराने के बाद अब जो रिएक्शन थी जो कि पहले बैलेंस नहीं थी, ये वाली रिएक्शन जो कि अनबैलेंस थी, है ना, वो अब कैसी हो गई, बैलेंस। और बैलेंस हो जाने पर अब वो किसको फॉलो करने लग गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने लग गई। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में। तो ये है, इसलिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने से वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करने लग जाती है। तो अब बात आती है कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंसिंग करने की बहुत सारी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको बैलेंसिंग आ जाएगी, है ना, बड़े आसानी समझ में आ जाएगी। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ बैलेंसिंग कैसे की थी एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख ली, फिर इसके बाद मैंने ये देखा, यहाँ पर मैंने लिख लिया कि जो जो एलिमेंट यहाँ पर बोर्ड पर मुझे दिखाई दे रहे थे, तो मुझे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा था और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा था, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। तो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट लिख लिया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा रिएक्टेंट और यहाँ प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट के केस में कितना है, तो 2 एटम है, तो 2 लिख लिए। अच्छा, ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाले केस में कितना है, तो 2 एटम है, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन प्रोडक्ट के पास कितना है, 2, ठीक है। फिर ऑक्सीजन प्रोडक्ट के पास कितना है, तो 1। अब हमने देखा यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, बैलेंस था, बट यहाँ 2 और यहाँ 1 था, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो ठीक है, इधर 2 आ गया, अब ये बैलेंस हो गया। लेकिन जब हमने ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कराया ना प्रोडक्ट में ही तो कराना पड़ेगा। तो जब हम प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं ऑक्सीजन को, तो वो ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से जब मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पर भी × 2 लिखना पड़ा हमें, है ना। प्रोडक्ट वाले हाइड्रोजन में भी ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से। अब ये 2 और 2 मिलकर कितना बन गया, 4। अब इधर तो 4 आ गया था, इधर 2 लिखा हुआ था, तो इसको बैलेंस करने के लिए × 2 कराया। तो किसको मल्टीप्लाई कराया 2 से, रिएक्टेंट वाले हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर × 2 करा दो, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर भी 4 हो गया, यहाँ पर भी 4, यहाँ 2, यहाँ 2। तो अब ये कैसे हो गए, बैलेंस हो गए। तो अभी बहुत सारी रिएक्शन में आपको बैलेंस कर करके दिखाऊंगा, और जैसे जैसे बैलेंसिंग आप करता जाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी एक्सरसाइज करता जाऊंगा, तो फिर आपकी प्रैक्टिस बनती चली जाएगी और आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि वाई वी शुड बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, कि हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना है। बैलेंसिंग की प्रैक्टिस आप करनी है, तो इसके लिए आप ले लो NCERT की बुक, और NCERT की बुक में जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि बैलेंसिंग से वाले हैं, ठीक है ना। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं सीक्वेंस में अगर देखूँ तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इसका आंसर मैंने फर्स्ट जो क्लास थी उसमें दिया था कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की जो रिबन होती है वो अगर एयर में अगर आप ऐसे ओपन छोड़ देंगे उसको, तो वो क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसलिए वो क्या करता है, अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। किसकी लेयर बना लेता है प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। तो अगर हमें ज़रूरत है मैग्नीशियम की, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की, सबसे ऊपर लेयर किसकी है, तो आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, है ना। और हमें ज़रूरत किसकी है, इसकी नीचे वाले की, किसकी, मैग्नीशियम की, है ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेयर को साफ़ करना पड़ेगा, और साफ़ करके वहाँ से किसको हटाना पड़ेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। फिर इसके बाद जो हमारे पास लेयर आएगी वो किसकी होगी, मैग्नीशियम की होगी। तो इसलिए कभी भी आपको मैग्नीशियम का कोई एक्सपेरिमेंट करना है या मैग्नीशियम रिबन की आपको ज़रूरत है, तो जब भी वो आपके पास आएगा तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर होगी, तो पहले उसको हटा लेना चाहिए, क्लीन कर लेना चाहिए, फिर अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर इसके बाद उसको यूज में लाना चाहिए, तब आपको मैग्नीशियम की रिबन मिलेगी। पहले वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिबन होगी, एक तरह से ये भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे इन टेक्स्ट में पहले पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आप ऐसे दोगे, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो NCERT की बुक में पूछा हुआ है वो है, जो कि हमें करना है बैलेंसिंग वाला। तो वहाँ से स्टार्ट होता है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है देखो 2 इन टेक्स्ट का, पेज नंबर जो भी हो वो आप देख लेना,
और उसका फर्स्ट पार्ट ये है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 है हाइड्रोजन, क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इस तरह से वर्ड की फॉर्म में दे रखी है। क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये इन टेक्स्ट का आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। तो ये क्या गिवन है आपको, तो आंसर है ये एक वर्ड इक्वेशन गिवन है। कैसी इक्वेशन है, वर्ड। तो ये स्टेटमेंट तो गिवन नहीं है, उस स्टेटमेंट में कुछ वर्ड निकाल लिए गए, जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है क्लोरीन से तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। तो वो ये वर्ड इक्वेशन गिवन है। अब इस वर्ड इक्वेशन को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का क्या मीनिंग है कि इनको हमें इनके सिंबल, इन एलिमेंट के सिंबल या फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम काम यही करते हैं कि इनको इनके सिंबल या फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है, हाइड्रोजन जब भी रिएक्ट करता है तो अपनी डायएटॉमिक फॉर्म में होता है तो H2 लिखोगे, ठीक है ना। अच्छा, क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन भी कैसा होता है, डायएटॉमिक होता है, तो क्या लिखोगे, Cl2, ओके। और इसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया केमिकल इक्वेशन। तो ये वर्ड इक्वेशन से आपने क्या बना दी, केमिकल इक्वेशन, ओके। अब वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन तो बन गई, लेकिन ये अभी कैसी है, अनबैलेंस्ड है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और इसको बैलेंस करने का तरीका बिल्कुल आसान है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहला काम आप क्या करो, सबसे पहला काम ये करो कि ये देखो कि ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखो, एक तो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है हमें बोर्ड पर यहाँ पर, और हमें क्लोरीन दिखाई दे रहा है। तो हाइड्रोजन लिख लो और क्लोरीन लिख लो, पहले तो साइड में ये लिख लो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखो रिएक्टेंट, मतलब R लिख लो, और यहाँ पर लिख लो प्रोडक्ट P, ये ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद रिएक्टेंट में अब हाइड्रोजन के कितने एटम हैं ये लिखो। तो रिएक्टेंट हमारा इस वाली साइड होती है और प्रोडक्ट ये होते हैं। तो रिएक्टेंट हमारी इस वाली साइड में, हाइड्रोजन के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं, तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड में हाइड्रोजन के सामने 2 लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद क्लोरीन की बात करो। तो क्लोरीन के केस में क्लोरीन के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं आपको रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट में क्लोरीन के 2 एटम हैं। तो रिएक्टेंट में क्लोरीन के सामने 2 लिख लो, ठीक है। अब आ जाओ प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो हाइड्रोजन के एटम है प्रोडक्ट के केस में 1, एक ही तो दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन भी हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितना है, 1, है ना। क्लोरीन के कितने एटम है, 1 एटम है प्रोडक्ट में, ओके। तो ये तो आपने ये नोट कर लिया कि किसके कितने कितने एटम है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, इसके बाद आपको ये देखना है कि इनको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, आपने देखा यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कैसे बैलेंस होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि यहाँ पर अगर इंटू 2 लगा दो तो ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। इंटू 2 करा दिया तो ये 2 बन जाएगा। अब ये जो इंटू 2 कराया है ये किसको कराया है, तो आंसर ये वाला 2 हाइड्रोजन को कराया है हमने। अब जब हाइड्रोजन को कराया है तो वो जो 2 मल्टीप्लाई कराया है वो रिएक्टेंट में कराया है कि प्रोडक्ट में कराया है, तो आंसर है हमने प्रोडक्ट में करवाया है। प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में किसको मल्टीप्लाई कराया, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर आ जाओ, प्रोडक्ट में ये हमारा प्रोडक्ट है, इसमें हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करा दो 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई जब कराओगे हाइड्रोजन को तो यहाँ लिखोगे, ना कि यहाँ लिखोगे, ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं कर देना, सामने यहाँ पर लिखा जाएगा, ओके। अब हमने देखा कि हमने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ऑटोमेटिकली 2 से Cl का भी मल्टीप्लाई हो गया। हमने यहाँ पर अगर हम 2 लिखेंगे तो ये तो एक फॉर्मूला है ना पूरा, तो अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ऑटोमेटिकली किससे हो गया, क्लोरीन से भी हो गया। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि हमें क्लोरीन का भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2 से। तो अगर आप हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हो प्रोडक्ट में तो क्लोरीन को भी कराना पड़ेगा 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब हमारे पास देखो, चेक कर लो आप, इधर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो इसका मतलब अब नंबर ऑफ एटम बोथ साइड इक्वेशन के कैसे हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं।
अब क्योंकि ये इक्वल हो गए हैं इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये रिएक्शन कैसी हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। और बैलेंस केमिकल जो इक्वेशन है इसका हमारा फाइनल आंसर कैसा है, H2 + Cl2 व्हाट गिव्स 2HCl। दिस इज द आंसर। बिल्कुल आसान है, ठीक है ना, इस तरह से करते हैं। तो स्टेप्स मेरे फिक्स रहते हैं हमेशा, चाहे आप मैथ्स करो, फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, स्टेप्स फिक्स रहेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर R लिख लो, यहाँ P लिख लो। फिर नंबर ऑफ एटम को लिखते जाओ देख देख कर कि यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं तो यहाँ लिख लो 2, क्लोरीन के 2 एटम है तो यहाँ पर 2 एटम लिख लो, ठीक है। फिर प्रोडक्ट में देख लो, हाइड्रोजन का 1 एटम था यहाँ पर, पहले हाइड्रोजन का कितना एटम था 1, तो यहाँ 1 लिख लो, है ना। ऐसी क्लोरीन का 1 एटम है तो 1 लिख लो। तो बैलेंसिंग करानी है तो इधर 2 है इधर 1 है, तो ऑफ कोर्स यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 2 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे हम हाइड्रोजन को तो ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लोरीन से। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब ऑल्सो किससे हो जाएगा, क्लोरीन वाले से भी हो जाएगा। तो इधर भी 2 बन जाएगा और इधर पहले से 2 चल रहा था, तो ये कैसा हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। इस तरह से बैलेंसिंग कराते हैं। ओके, नाउ इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट दिखाता हूँ। तो एनसीईआरटी की बुक से जो इंटेक्स्ट का हमारा सेकंड वाला पार्ट जो गिवन है वो लिख लेता हूँ। ये है बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, क्या गिवन है मैं क्वेश्चन में, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बना देते हैं बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट लिख लो यहाँ पर, और ये बना देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। ओके, अब देखो प्यारे बच्चों, आपके सामने जब वर्ड इक्वेशन आती है, वर्ड की फॉर्म में दिखी होती है, अगर स्टेटमेंट होता है तो उसकी वर्ड इक्वेशन बना लेते हैं, वर्ड इक्वेशन गिवन होती है तो उसकी क्या बना लेते हैं, केमिकल इक्वेशन बना लेते हैं। केमिकल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, केमिकल इक्वेशन का मीनिंग ये होता है कि इनको इनके सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बेरियम क्लोराइड की, तो प्यारे बच्चों बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, सर हमें पता ही नहीं है बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला जानने के लिए प्यारे बच्चों क्लास 9th की बातें याद करनी पड़ेंगी कि बेरियम और क्लोराइड ऐसे लिखा करते थे हम, याद है, बेरियम लिख लिया, क्लोराइड लिख लिया, बेरियम की वैलेंसी लिख लो और क्लोरीन की वैलेंसी लिख लो। फिर ऐसे क्रॉस कराते थे, याद आ गया होगा, ऐसे क्रॉस कराते थे, और क्रॉस कराने पर क्या होता था कि ये वाली जो वैलेंसी है वो यहाँ आ जाती थी और ये वाली जो वैलेंसी है वो यहाँ आ जाती थी। तो इसको सॉल्व करके क्या बनता था, BaCl2। तो ये सारी चीज़ें जो ये लिखी हुई हैं बोर्ड पर, ये तो क्लास 9th में करके आए हो आप, और क्लास 9th में अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी तो ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, ओके। एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है सर ये तो क्लास 9th में सीख के आए हैं हम, एल्यूमिनियम लिख लो और सल्फेट लिख लो, है ना। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो एल्यूमिनियम की 2 वैलेंसी होती हैं, +2 भी होती है और +3 भी होती है। अब इनमें से कौन सी वैलेंसी लगाओगे, तो आंसर है यहाँ पर, तो आपको याद होगा मैंने एक लिस्ट बना कर दी थी क्लास 9th में कि यहाँ पर सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है और एल्यूमिनियम की +3 होती है, एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्रॉस लगा लो, ऐसा क्रॉस लगाओगे तो क्या बनेगा, ये वाला 2 तो यहाँ आ जाएगा और सल्फेट वाले में ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस। तो अगर ये क्रॉस वाला जो सिस्टम है ये करना नहीं आता है तो फिर आप क्लास 10th में बैलेंसिंग की तो बात छोड़ो, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर पाओगे, कारण कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आंसर है पहले हमें सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमें वही कन्वर्ट करना नहीं आता है तो बैलेंसिंग तो बाद में होगी ना, पहले तो एटम तो लिख लो, एटम लिखना ही नहीं आएगा तो बैलेंसिंग कैसे करोगे। तो इसका मतलब ये है कि क्लास 9th वाली केमिस्ट्री की नोटबुक थोड़ी सी खोल के देखनी पड़ेगी फिर से, अगर नहीं पता है तो,
अगर पता है तो सबसे बेस्ट चीज़ है, फिर तो सारी बातें आसानी से समझ में आती जाएंगी। क्योंकि अगर मैं बेरियम क्लोराइड मुझे पता है तो मैंने तो लिख दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट मुझे पता है मैंने तो लिख दिया, मैंने बैलेंसिंग करी, बैलेंसिंग करने के बाद मैंने सब कुछ समझा दिया और आपको कुछ समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप इस स्टेप पर अटकोगे अगर आपको फॉर्मूले नहीं लिखने आते हैं तो, है नहीं, समझोगे। तो इसका एक पूरा एक वीडियो पूरा डाला हुआ है चैनल पर, चैनल के ऊपर है कि ये कैसे करते हैं, क्रॉस वाले ये फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, तो वो वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये BaCl2 Al2SO4 का होल क्लोराइड लिख लिया। अब इसके बाद बेरियम सल्फेट पर आ जाओ, बेरियम और सल्फेट। तो क्या पता होना चाहिए, केवल हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी बैलेंसी क्या होती है। जैसे बेरियम की बैलेंसी 2 होती है, SO4 की हम जानते हैं 2 होती है, ये +2 होती है, -2 होती है। तो अब ये इस पर लगाओ, ये इस पर लगाओ, ठीक है ना। तो बे यहाँ पर 2 आएगा और SO4 यहाँ पर भी 2 आएगा। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बच रहा होगा, BaSO4। तो मेन चीज़ ये है कि ये बनाना हमें आता हो, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट, कई बच्चों को तो बिल्कुल आसानी से आता होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे लिखते हैं। केवल ये जो चीज़ें मैं उन बच्चों के लिए लिख रहा हूँ जिनको फॉर्मूले याद नहीं है, वो कैसे बनाते हैं, थोड़े थोड़े आइडिया स्टार्टिंग के कुछ इक्वेशन में देता जाऊँगा। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करें सर, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन। एल्यूमिनियम की बैलेंसी याद कर लो, +3 होती है, क्लोरीन की याद कर लो, -1 होती है। अब क्लोरीन का 1 यहाँ पर आएगा और एल्यूमिनियम का 3 यहाँ पर आएगा, तो क्या बनेगा, तो एल्यूमिनियम का 1 यहाँ लिख लो, क्लोरीन का यहाँ पर 3 लिख लो, तो क्या बन जाता होगा सर, AlCl3 बन जाता होगा। तो जो सारा जो यहाँ पर गेम चल रहा है, ये सारा गेम बैलेंसिंग का है। अगर बैलेंसिंग सॉरी यहाँ पर बैलेंसी का है, अगर बैलेंसी याद है तो फिर इसका फॉर्मूला बना सकते हो, अगर बैलेंस ही नहीं याद है तो फॉर्मूला नहीं बना पाओगे, और फॉर्मूला नहीं बना पाओगे तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की बात ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया, क्या आ गया प्यारे बच्चों, AlCl3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मैंने बोर्ड पर सब कुछ लिख दिया, मैंने जितनी भी फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूले लिख दिए। अब क्या काम करना है, हमें बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट है ना वहाँ पर इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे मैं लिख लेता हूँ। तो मेरा तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि मैं यहाँ पर बेरियम लिख लूँगा, एलिमेंट जो मुझे ये दिखाई दिया मैंने ये लिख लिया। फिर इसके बाद यहाँ आ गया क्लोरीन की बात कर लेता हूँ, क्लोरीन मैं यहीं से चलना स्टार्ट करता हूँ, बेरियम दिखा बेरियम लिख लिया, क्लोरीन दिखा क्लोरीन लिख लिया, फिर और आगे बढ़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लिख लिया, ये लो। और क्या दिखा, SO4 दिखाई दिया, ये लो लिख लिया SO4। अब इसमें कई बच्चे सोचते हैं कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, S लिख लेता हूँ और O लिख लेता हूँ, S और O लिखने का मन करता है उनका, लेकिन वो उससे बड़ा हो जाता है ना। S और O लिख कर किया जा सकता है क्या सर, तो आंसर हाँ किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ S लिख लो, यहाँ O लिख लो, फिर बैलेंसिंग करो, लेकिन उस बैलेंसिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बाकी और कोई बात नहीं है। तो जब भी पॉलीएटॉमिक आयन कभी भी आए तो उसको एक साथ लिख लिया करो ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, तो Ba दिखा Ba लिख लिया, Cl दिखा Cl लिख लिया, Al दिखा Al लिख लिया, SO4 लिखा SO4 लिख लिया, और आगे बढ़ो Ba लिख चुके, SO4 लिख चुके, एल्यूमिनियम लिख चुके, Cl लिख चुके, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद यहाँ पर लिख लो रिएक्टेंट और यहाँ पर लिख लो प्रोडक्ट, ठीक है। अब 1 बाय 1 देखते चलो। अब पहले रिएक्टेंट के सारे लिख रहा हूँ। बेरियम यहाँ पर रिएक्टेंट में कितनी है, 1 है, ठीक है। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर, 2, तो यहाँ पर लिख लिया 2 है। एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है ना, ये देखो 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2। अच्छा, SO4 कितने हैं सर, यहाँ पर देखो 3 लिखा हुआ है तो यहाँ लिख लो 3, ठीक है। तो ये सब कितने हो गए, ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद प्रोडक्ट वाला लिख लो। प्रोडक्ट में बेरियम कितने दिखाई दिए, 1। क्लोरीन कितने के दिखाई दे रहे हैं, क्लोरीन देखो यहाँ दिखाई दे रहे हैं 3, है ना, तो यहाँ पर 3 लिख लो, क्लोरीन 3 दिखाई दिए। फिर इसके बाद क्या लिखना है हमें, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम कितने दिखाई दे रहे हैं, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट में 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद SO4 देखो, SO4 कितने दिखाई दे रहे हैं, तो SO4 तो सर 1 ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 1 लिख लो, ठीक है ना। अब इस तरह से आपने क्या किया प्यारे बच्चों, सब कुछ लिख लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंसिंग में लाना है। तो इसको बैलेंसिंग कराने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या मल्टीप्लाई कराएं, तब जाकर बात बनेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए बैलेंसिंग करने के लिए कोई भी एक पॉइंट चूज कर लिया करो, वहीं से बैलेंसिंग स्टार्ट कर दिया करो। जैसे कि SO4 को मैंने मान लो चूज किया कि मैं तो सबसे पहले SO4 को बैलेंस करूंगा, तो SO4 यहाँ पर कितना है, 3,
और यहाँ पर कितना है 1। तो सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाओ कि यहाँ 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आंसर मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, है ना। किसको, SO4 को 3 से मल्टीप्लाई करा गया, कहाँ पर, तो आंसर प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में SO4 वाली चीज को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करना है तो उसे यहाँ लिखा जाएगा कि यहाँ लिखा जाएगा, तो आंसर है यहाँ तो कभी नहीं लिखा जा सकता। मल्टीप्लाई कराने का मतलब है 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये करा दिया। तो अब SO4 को प्रोडक्ट में 3 से मल्टीप्लाई कराया, तो ऑल्सो बताओ किससे मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर है ऑल्सो सर BA से मल्टीप्लाई हो गया। किससे मल्टीप्लाई हो गया, BA से। अब BA ढूंढ लो, यहाँ पर क्या है, ये रहा BA। तो प्रोडक्ट में ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो चुका है, BA से, ठीक है ना। तो BA में भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये 2 टर्म बन गए। अच्छा, अब भी बैलेंसिंग तो हुई नहीं, अब क्या करें सर, अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 3 है, यहाँ ये 3 है और यहाँ पर ये कितना है 1 है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करा दो, 3 से, तो ये 3 बन गया। ये जो 3 से मल्टीप्लाई कराया है हमने, वो किसको कराया है, बेरियम को, है ना। तो बेरियम को यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे हैं रिएक्टेंट में, तो ये करा दिया, ठीक है ना। अब बेरियम को जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऑल्सो किससे हो जाएगा, क्लोरीन से। तो क्लोरीन वाला रिएक्टेंट में ऑल्सो मल्टीप्लाई हो गया किससे, 3 से, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 6 बन गया, ठीक है। फिर से कैसे बैलेंसिंग चल रही है, सबसे पहले किसको बैलेंस किया गया, SO4 को। तो SO4 इधर 3 थे, इधर 1 थे, तो इधर 3 बनाने के लिए, इस वाले SO4 को 3 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। देखो यहाँ SO4 3 है ना, तो यहाँ पर SO4 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कराया। अब ऑल्सो 3 बेरियम भी कैसे मल्टीप्लाई हो गया, 3 से। तो इधर बेरियम अब कितने हो गए, 3 हो गए। अब बेरियम 3 हो गए, और इधर बेरियम हमने देखा एक ही लिखा हुआ था पहले, तो इधर BA 3 है, तो यहाँ भी BA 3 बनाने पड़ेंगे, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया बेरियम को। अब जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया तो ऑल्सो किससे हो गया, क्लोरीन से। तो क्लोरीन अब कितने हो गए, देखो 3 × 2, क्लोरीन अब हमारे हो गए 6, और इधर हमारे क्लोरीन अभी कितने लिखे हुए हैं, 3। तो इधर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर क्लोरीन 6 हो चुके हैं और इधर क्लोरीन 3 हैं। इधर क्लोरीन 6 हो चुके हैं, इधर क्लोरीन 3 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो। किसको, क्लोरीन को, कहाँ पर, प्रोडक्ट में, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब 2 × 3 क्लोरीन 6 हो गए, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। लेकिन ऑल्सो ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2, एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम से मल्टीप्लाई करा दो प्रोडक्ट में 2 से, ये आ गया 2, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब आप चेक कर लो, इधर 3 हैं, इधर 3 हैं, इधर 6 हैं, इधर 6 हैं, इधर 2 हैं, इधर 2 हैं, इधर 3 हैं, इधर 3 हैं। अब ये दोनों साइड कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। अब जब ये दोनों साइड बैलेंस हो गया तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3BaCl2 Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स 3BaSO4 + 2AlCl3। ये हमारा बैलेंस होने के बाद का आंसर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो फिर से सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, आप कहीं से भी चूज कर सकते हो इस चीज़ को, जरूरी नहीं है SO4 से स्टार्ट करो, कहीं से भी। अगर आपने बेरियम से स्टार्ट किया होता, सपोज करो बेरियम से स्टार्ट किया होता, तो अब आप कैसे करते, देखो यहाँ पर तो बेरियम तो दोनों साइड पहले से 1 1 थे, ठीक है, तो बेरियम से स्टार्ट करना नहीं था। अच्छा, यहाँ पर क्लोरीन 2 थे और यहाँ पर क्लोरीन 3 थे, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो यहाँ से स्टार्ट करते, तो अगर 2 और 3 को इक्वल बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से, तभी तो जाकर 6 बनेंगे। तो आप ये भी कर सकते थे स्टार्टिंग में। तो क्लोरीन को 3 से कराते, है ना, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 2 से करा देते मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होता तो BA3 हो चुका होता, तो फिर आपको यहाँ वाले BA को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, है ना। फिर ये SO4 3 हो जाते, तो ये सब कुछ बैलेंस हो जाता आपका, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग करने के लिए आप किसी भी पॉइंट को उठाकर स्टार्ट करके बैलेंस कर सकते हो, तो वो बिल्कुल आसान होता है। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला पार्ट, ठीक है ना। फिर से सबसे पहला काम क्या करना होता है, एलिमेंट को लिखना। एलिमेंट को लिखने के बाद फिर उनमें कितने कितने एटम है उनको लिख लेना। फिर एटम को लिखने के बाद फिर बैलेंसिंग बिल्कुल आसान होती है कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 बनाना है, ठीक है, ये 3 बना दिया। ये अब यहाँ पर 3 बनाया SO4 के लिए, तो वो ऑल्सो BA के लिए भी बन गया, तो यहाँ भी 3 लिख लिया। अब यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। सिंपल वाली गेमिंग है, जैसे गेम खेलते हो आप, कि यहाँ 3 हो गया तो यहाँ भी 3 कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद
यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्लोरीन से 3 से मल्टीप्लाई हो गया, इस वाले क्लोरीन से, ठीक है। तो यहाँ भी 3, तो अब यहाँ 6 हो गया। तो अब यहाँ पर तो 3 लिखा हुआ है और इधर 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इधर 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो क्लोरीन को इधर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऑल्सो किससे हो जाएगा, एल्यूमिनियम से भी हो जाएगा, तो ये भी 2 बन जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है ना।